हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट बॉर्न एबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इस लेक्चर में हम ये भी स्टडी करेंगे ब्रीफली कि हेसिस लॉ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और फाइनली हम हेसिस लॉ अप्लाई करके बॉर्न एबर साइकिल पे फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं हेसिस लॉ क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने याद रखनी होती है। पहली इन्फॉर्मेशन जो हमने हमेशा याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल प्रोसेस जो केमिस्ट्री में होता है, एवरी केमिकल प्रोसेस इट कैन बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग टू डिफरेंट पाथ। एक पाथ जिससे कोई भी केमिकल प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पाथ, और दूसरा पाथ जिससे कोई भी केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इट इज नोन एज इनडायरेक्ट पाथ। अब एक ही रिएक्शन, इसका मतलब है हेसिस लॉ ये कहता है कि कोई भी एक रिएक्शन दो डिफरेंट पाथ से हो सकता है, डायरेक्ट पाथ से और इनडायरेक्ट पाथ से। अब इन दोनों पाथ में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट पाथ हमेशा वो होता है जिसमें सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो हम कहते हैं ये उस केमिकल रिएक्शन का डायरेक्ट पाथ है। लेकिन अगर उसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए दो या दो से ज्यादा स्टेप चाहिए हों तो हम उस पाथ को इनडायरेक्ट पाथ का नाम देते हैं। तो हेसिस लॉ ये कहता है कि हर केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट पाथ से भी हो सकता है, एक स्टेप से में भी हो सकता है, और एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकता है। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हेसिस लॉ ने बताई कि कोई केमिकल प्रोसेस चाहे वो डायरेक्ट पाथ से हो चाहे वो इनडायरेक्ट पाथ से हो, जो एनर्जी चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज है, टोटल एंथैल्पी चेंज उस रिएक्शन की वो हमेशा सेम रहेगी। मैथमेटिकली हम ये याद रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ एंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ। ये दो बातें हैं, जब भी आपने हेसिस लॉ को रिवाइज करना हो आपके माइंड में ये दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन, अ केमिकल प्रोसेस कैन टेक प्लेस थ्रू टू डिफरेंट पाथ, और दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। आज के हम इस लेक्चर में बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और जो एग्जांपल चूज की है मैंने बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्शन के लिए इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए बॉर्न एबर साइकिल हम स्केच करेंगे। अब हम बॉर्न एबर साइकिल जब स्केच करते हैं, व्हाट इज बॉर्न एबर साइकिल? बॉर्न एबर साइकिल इज एन एनर्जी डायग्राम फॉर द हेसिस लॉ। किसी भी कंपाउंड के थर्मोकेमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं यूजिंग हेसिस लॉ, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट पाथ में एक स्टेप होता है और इनडायरेक्ट पाथ में दो स्टेप्स होते हैं। तो बॉर्न एबर साइकिल भी जब आप लिखेंगे तो आयोनिक कंपाउंड के लिए एक होगा डायरेक्ट पाथ और दूसरा होगा इनडायरेक्ट पाथ। जो बात यहाँ पे याद रखनी है, बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करते हुए आयोनिक कंपाउंड के डायरेक्ट पाथ में तो एक ही स्टेप होगा, और उस स्टेप की एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। आयोनिक पाथ, आयोनिक कंपाउंड के डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट पाथ ऑफ आयोनिक कंपाउंड में देयर आर ऑलवेज थ्री स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स? थ्री स्टेप्स। हर आयोनिक कंपाउंड कंप्लीट होने के लिए इनडायरेक्ट पाथ से तीन स्टेप्स फॉलो करता है। स्टेप नंबर वन, एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टेप नंबर टू, आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टेप नंबर थ्री, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लेटिस। तो आपने ये टोटल चार स्टेप्स याद रखने हैं किस बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए। एक डायरेक्ट पाथ का स्टेप जिसमें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, और तीन इनडायरेक्ट पाथ के स्टेप, एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। तो चलिए बॉर्न एबर साइकिल स्केच करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी बॉर्न एबर साइकिल किसी भी कंपाउंड के लिए स्केच करना है, एक एरो डायरेक्टेड अपवर्ड आपने ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर नोटबुक पेज, और ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल, दैट एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब कुछ एंथैल्पी चेंजेस होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ होती हैं एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक होंगी तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और अगर एक्सोथर्मिक होंगी तो एरो की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। बॉर्न एबर साइकिल जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है, क्लोज टू द लोअर एंड आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये पोजीशन होगी टू प्लेस रिएक्टेंट्स
इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इसके लिए हमें कौन से रिएक्टेंट की ज़रूरत है? हमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन हम इस लाइन पे प्लेस करेंगे। दूसरी बात आपने याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एक्सोथर्मिक है। तो उसका मतलब है रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, और जहां पे ये एरो एंड होगा वहां पे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द पोजीशन फॉर प्लेसिंग प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक। तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड व्हेन इट इज एक्सोथर्मिक, एरो हैज कम डाउन। अब लो लो जो पोजीशन है यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट होंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सॉलिड। और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाने के लिए हमें किन एलिमेंट्स की जरूरत है? हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम सॉलिड लेंगे और ऑक्सीजन गैस लेंगे, इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 मोल एल्यूमिनियम के चाहिए एंड 1.5 मोल या 3/2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, और अब इस इक्वेशन के एरो पे हम वो एंथैल्पी चेंज लिखेंगे जो इस रिएक्शन में, इस स्टेप में इन्वॉल्व है। और मैंने आपको बताया था हर आयोनिक कंपाउंड के डायरेक्ट पाथ में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो होती है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो इस एरो पे आप लिख देंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, और ये हमारा डायरेक्ट पाथ हो गया। क्यों डायरेक्ट पाथ हो गया? क्योंकि हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ही स्टेप में बाय मिक्सिंग इट्स एलिमेंट्स हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लिया। अब हम इनडायरेक्ट पाथ की इक्वेशन लिखेंगे। इन इनडायरेक्ट पाथ के लिए बॉर्न एबर्ट साइकिल की स्केचिंग करेंगे। इनडायरेक्ट पाथ में मैंने आपको बताया था आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमेशा इनडायरेक्ट पाथ में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एटोमाइजेशन। आपने बारी बारी सब एलिमेंट्स को एटोमाइज करना है। वैसे तो आप किसी भी एलिमेंट को पहले एटोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले मेटल को एटोमाइज कर लेते हैं। एटोमाइजेशन इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एटोमाइजेशन इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एरो विल मूव अपवर्ड, और इस एरो के हेड पे आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे आपने सिर्फ एक वक्त में एक एलिमेंट एटोमाइज करना है। आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को आपने स्टेप वाइज एटोमाइज करना है। यहाँ पे जिस एलिमेंट को हम एटोमाइज कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम, और एटोमाइजेशन का क्या मतलब है? हमने सिंबल लिखना है उस एलिमेंट का और स्टेट सिंबल गैस लिख देना है। ये हमारा एल्यूमिनियम एटोमाइज हो गया। एल्यूमिनियम के 2 मोल हैं, हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारा ऑक्सीजन है, दूसरा हमारा रिएक्टेंट है, एट दिस स्टेज ऑक्सीजन विल रिमेन अनचेंज्ड। अभी हमने ऑक्सीजन को एटोमाइज नहीं करना, ऑक्सीजन को हम नेक्स्ट स्टेप में जाके एटोमाइज करेंगे। तो ऑक्सीजन इसी तरह अनचेंज्ड हमारे इस स्टेज पे आ जाएगा। लेकिन अब इस स्टेज में, इस स्टेप में हमने सिर्फ एल्यूमिनियम को एटोमाइज किया है, तो इसके एरो पे हम सिर्फ एल्यूमिनियम की एटोमाइजेशन एंथैल्पी लिखेंगे। तो जो लेबल होगा इस एरो का हम उसको कहेंगे दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम multiplied by 2। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2। एल्यूमिनियम हमारा एटोमाइज हो गया। अब हम एल्यूमिनियम के बाद ऑक्सीजन को एटोमाइज करेंगे। हम दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेंगे एरो, क्योंकि एटोमाइजेशन हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक होती है। अब एल्यूमिनियम में कोई चेंज नहीं आएगी, एल्यूमिनियम को आप उसी तरह लिख देंगे, लेकिन ऑक्सीजन लिखते हुए आपने ऑक्सीजन का सिंबल लिखना है और उसका स्टेट सिंबल गैस लिख देना है। ये एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन से पहले हम कोफिशिएंट 3 इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ऑक्सीजन भी एटोमाइज हो गया, और इस एरो पे जो एंथैल्पी चेंज हम लेबल करेंगे वो होगी एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए इनडायरेक्ट पाथ जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड है उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने दोनों एलिमेंट्स जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनको एटोमाइज कर लिया। एटोमाइजेशन के बाद मैंने दूसरा स्टेप आपको बताया था जो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में हमेशा इन्वॉल्व होता है, इट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक आयोनाइजेशन होती है फॉर मेटल्स। मेटल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन, दे लूज इलेक्ट्रॉन, and non-metals they undergo reduction during ionization, they gain electron। हमारे पास इस वक्त जो मेटल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम अब जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे
तो हम एल्यूमिनियम को आयोनाइज कर देंगे और एक एल्यूमिनियम से हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, इसलिए हमारे पास 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस होंगे। अब आप देखें एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2 एल्यूमिनियम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए हम इन एल्यूमिनियम आयन के साथ 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे कि ये 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं। ये 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुए हैं। इस स्टेज पे सिर्फ एल्यूमिनियम आयोनाइज हुआ है, हम अभी ऑक्सीजन को आयोनाइज नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन इस स्टेज पे अनचेंज्ड आपने उसी तरह लिख देना है। अब यहाँ पे देखें 3 इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एरो पे आप लेबल लगा लें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज देर आर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बुक्स में आप अगर देखें तो आयोनाइजेशन होते हुए एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो कुछ बुक्स में आपको ये स्टेप्स 3 सब स्टेप्स में डिवाइडेड भी मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? आप यूं भी लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम को पहले Al1 प्लस बनाएं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, Al1 प्लस को नेक्स्ट स्टेप में Al2 प्लस बनाएं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर Al3 प्लस बनाएं, दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इवन दैट इज करेक्ट, लेकिन हम अपनी वर्किंग को सिंपल रखने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ही एक स्टेप में रिमूव कर दिए, और एरो पे जब हमने लेबल लगा दिया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम इस एंथैल्पी चेंज को एक स्टेप में रिप्रेजेंट करें या 3 सब स्टेप्स में। इसके बाद बारी आती है आयोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की। आयोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। जब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है उस एंथैल्पी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप स्टेप वाइज फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करना चाहते हैं तो याद रखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, आपको पहले नीचे आना पड़ेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक ही स्टेप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम होता है, जो टोटल सम है, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो हम एक ही स्टेप में अपवर्ड मूव करेंगे, इसके एंड पे एल्यूमिनियम आयन अनचेंज रहेगा, लेकिन जो हमारे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस स्टेप पे आके डिसअपियर हो जाएंगे। वो क्यों डिसअपियर हो जाएंगे? क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किए कर लिए हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 3 ऑक्सीजन ने मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा O2 माइनस, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब इस लेवल पे जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है उस एंथैल्पी चेंज को हम कह सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब देखें एटोमाइजेशन के बाद इनडायरेक्ट पाथ का सेकंड स्टेप आयोनाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, दोनों एलिमेंट कंप्लीटली आयोनाइज हो गए हैं। नाउ दीज आयंस आर रेडी टू रिएक्ट एंड व्हेन दे विल रिएक्ट विद ईच अदर दे विल मेक आयोनिक बॉन्ड, और इनकी आयोनिक बॉन्ड बनने से, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और वो एनर्जी रिलीज होकर कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस एनर्जी को जो किसी भी आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज आ गई उसको हम लेबल कर देंगे लैटिस एंथैल्पी। तो आपने देख लिया ये कंप्लीट हमने बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट कर लिया। बॉर्न एबर साइकिल हमने जो कंस्ट्रक्ट कर किया है ये हमने हेसेस लॉ की बेस पे किया है। हमने इसमें डायरेक्ट पाथ भी लिखा है, हमने इसमें इनडायरेक्ट पाथ भी लिखा है, और इनडायरेक्ट पाथ में 3 सब स्टेप्स एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस को हमने इंक्लूड किया है। अब जब बॉर्न एबर साइकिल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम इस पे हेसिस लॉ अप्लाई करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कर सकता है।
जैसे देखें, अगर आपने हेसेस लॉ अप्लाई करना है तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द इनिशियल स्टेज एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेज इन दिस बॉर्न एबर साइकिल। तो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इनिशियल स्टेज वो स्टेज होता है जहां पे दो एरोज के टेल्स हों। आप इस बॉर्न एवर साइकिल में आप किसी भी पोजीशन को देखें, हर पोजीशन पे दो एरोज हैं, दो एरोज इन्वॉल्व हैं हर पोजीशन पे। लेकिन वो पोजीशन जहां पे दोनों एरोज के टेल्स हों वो इनिशियल स्टेज होगा, और जहां पे दोनों एरोज के हेड्स हों, जहां पे दोनों एरोज एंड अप हो रहे हों, वो फाइनल स्टेज होगी। तो इनिशियल स्टेज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली हो, इस बॉर्न एवर साइकिल में इनिशियल स्टेज होगी एल्यूमिनियम सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस। क्योंकि देखें यहां से दो एरो स्टार्ट ले रही हैं और दोनों की टेल्स इस जगह पे टच हो रही हैं, एक एरो अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड, तो इसलिए इसको हमने इनिशियल स्टेज कहा। और फाइनल स्टेज आपकी वो होगी जहां पे दो एरोज के हेड्स टच कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो दो एरोज के हेड टच कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपकी फाइनल स्टेज है। तो इनिशियल से फाइनल स्टेज में जाते हुए जहां पे मिनिमम स्टेप होंगे उसको हम डायरेक्ट पाथ बोलते हैं, और वो एंथैल्पी चेंज इस वक्त एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। वैसे भी आप याद रख लें, जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है उसके डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी हमेशा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होती है, और वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू सम ऑफ ऑल अदर एंथैल्पी चेंजेस। तो फॉर्मूला हम बना लेते हैं। आप ये बॉर्न एबर साइकिल ना भी स्केच करें, उसके बगैर भी आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए कि हमेशा डायरेक्ट पाथ की जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगी, और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इट विल बी इक्वल टू एटोमाइजेशन ऑफ मेटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे हमारी मेटल एल्यूमिनियम है, इसके 2 मोल हैं, प्लस एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल मल्टीप्लाइड बाय इट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स। यहाँ पे हमारी नॉन मेटल ऑक्सीजन है, इसके 3 एटम है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे 3 आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड लेटिस एंथैल्पी। तो आपने याद रखना है, जब भी हेसिस लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड आपने बॉर्न एबर साइकिल पे अप्लाई करना है तो हमेशा डायरेक्ट पाथ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा, और वो किसके इक्वल होगा? वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल होगा, और लेटिस एंथैल्पी के इक्वल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।